रूस यूक्रेन जंग 3 साल से चल रही है, लेकिन ट्रम्प जेलेंस्की के बीच विवाद के बाद ये जंग महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई है। अभी तक इस जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका रहा है, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका में ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच काफी बहस हो गई। इस बहस के बाद अभी तक अमेरिका की ओर से कोई बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आगे इस जंग में यूक्रेन को अमेरिका का सहयोग नहीं मिलने वाला। इस जंग को रुकवाने के लिए यूक्रेन से मिनरल डील करने जा रहे थे, लेकिन अब ये डील अधर में लटक गई है। वहीं इस पूरे विवाद के बाद यूरोप के कई देशों ने यूक्रेन का साथ देने की बात कही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर इस जंग में यूरोपीय देश यूक्रेन का साथ देते भी हैं, तो रूस के आगे उनकी ताकत आखिर कितनी है। यूरोप और रूस की शक्ति को समझने के लिए हमें आर्थिक, सैन्य और जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। यूरोपीय संघ यानी EU में 27 देश शामिल हैं, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 45 करोड़ यानी 450 मिलियन है, जबकि रूस की जनसंख्या 14.3 करोड़ यानी 143 मिलियन है। ये अंतर अपने आप में यूरोप को एक बड़ा मानव संसाधन आधार प्रदान करता है। लेकिन इसके अगर आगे हम बात करें तो आर्थिक रूप से EU का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP $20 ट्रिलियन है, जबकि रूस की कुल GDP $2 ट्रिलियन यानी यूरोपीय यूनियन की टोटल GDP रूस से 10 गुना ज्यादा है। औद्योगिक उत्पादन में भी यूरोप का दबदबा है, ये रूस से 5 गुना अधिक है। सैन्य खर्च की बात करें तो EU के सभी देश कुल मिलाकर टोटल 279 यानी $279 अरब अपनी सैन्य शक्ति पर खर्च करते हैं, जबकि रूस का सैन्य बजट $109 अरब के आसपास है। सैन्य बल के संदर्भ में यूरोप के पास करीब 20 लाख सैनिक हैं, जबकि रूस के पास टोटल 10 लाख एक्टिव सैनिक हैं। बता दें, रूस में बड़ी महाशक्तियों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी व अन्य देश शामिल हैं। हालांकि यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके कुल सैनिक और सारे संसाधन रूस की तुलना में बिखरे हुए हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस के पास 5,580 परमाणु हेड्स हैं, जबकि यूरोपीय संघ में सिर्फ 2 देशों के पास परमाणु हेड्स हैं और वो कुल मिलाकर 515 हैं। इन 2 देशों की अलग अलग बात करें तो फ्रांस के पास 290 परमाणु हेड्स और UK यानी इंग्लैंड के पास 225 परमाणु हेड्स हैं। यूरोपीय संघ के अन्य किसी देश के पास परमाणु हेड्स नहीं हैं। इसके अलावा रूस की सैन्य रणनीति और भौगोलिक स्थिति यूक्रेन जैसे पड़ोसी देशों पर दबाव बनाने में उसे लाभ देती है। इस तरह हम देखें, यूरोप की शक्ति कागजों पर प्रभावशाली है, लेकिन असली ताकत इन देशों की एकता पर निर्भर करेगी। EU में यानी यूरोपीय संघ में आपस में भी कुछ मतभेद है। उदाहरण के लिए जर्मनी और फ्रांस जैसे देश यूक्रेन को हथियार देने में सक्रिय रहे हैं, लेकिन हंगरी जैसे देश रूस के लिए थोड़े नरम रहे हैं। यूरोप को रूस के खिलाफ एकजुट होना होगा। ऐसे में उन्हें न सिर्फ सैन्य खर्च बढ़ाना होगा, बल्कि रक्षा नीति पर भी सहमति बनानी होगी, तभी वो लोग यूरोप की मदद कर पाएंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अमेरिका समर्थन वापस लेता है तो यूरोप के सभी देशों के पास मुख्यतः 3 विकल्प होंगे। पहला, अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति को तेजी से यूक्रेन की सहायता के लिए बढ़ाए, आपस में समन्वय रखे। दूसरा, यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करने के लिए मजबूर करे। तीसरा, निष्क्रिय रहे, जिससे रूस अपने मन मुताबिक यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। पहला विकल्प ही इस समय सबसे ज्यादा संभावित लगता है, क्योंकि यूरोप के ज्यादातर देशों ने यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात कही है। दूसरा विकल्प यूक्रेन के लिए अपमानजनक होगा, ऐसे में यूरोप के देशों की विश्वसनीयता भी कम होगी। तीसरा विकल्प सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसा करने पर बाद में रूस बाल्टिक देशों या पोलैंड जैसे देशों पर भी आक्रमण के लिए आगे आ सकता है। ये चीज यूरोप की चिंता को और ज्यादा बढ़ा सकती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका ने पिछले 3 सालों में यूक्रेन को $300 अरब से ज्यादा की सहायता दी है, जिसमें हथियार, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद शामिल है। ट्रम्प ने इस समर्थन को अमेरिकी करदाताओं पे बोझ करार किया था। अब ये जंग किस दिशा में जाती है, ये दुनिया भर के देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।